इतिहास गवाह है, साम्राज्य तलवारों से नहीं बल्कि विश्वास से जीते जाते हैं, और साम्राज्य राख भी उसी दिन होते हैं जिस दिन वो विश्वास टूटता है। अगर आप आज इस कहानी को सुन रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ पलों में आपके पैरों तले से जमीन खिसकने वाली है। ये कहानी किसी राजा की नहीं, ये कहानी आपकी है। ये उस हर व्यक्ति की है जिसने कभी किसी पर आंख मूंद कर भरोसा किया है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, न विश्वसेत कुमित्रे च मित्रम चापि न विश्वसेत, यानी एक बुरे मित्र पर तो कभी भरोसा मत करो, लेकिन एक अच्छे मित्र पर भी अंधा भरोसा मत करो। क्यों? क्योंकि जिस दिन वो मित्र बिगड़ेगा तो वो तुम्हारे वो राज दुनिया को बताएगा जो तुम्हारे विनाश का कारण बनेंगे। आज की रात अमावस्या की रात है। मगध की सीमा पर स्थित अवंतिका के घने जंगलों में एक घायल शेर की तरह एक सम्राट भाग रहा है। उसके शरीर पर अनगिनत घाव हैं, लेकिन सबसे गहरा घाव उसके सीने पर नहीं, उसकी पीठ पर है। और वो घाव किसी तलवार का नहीं बल्कि मित्रता का है। दृश्य: बारिश, बिजली की कड़क। महाराज विक्रमादित्य की सांसें फूल रही हैं। वो गिरते हैं, कीचड़ में लथपथ। उनके सामने एक साया खड़ा होता है। विक्रमादित्य ने अपनी धुंधली आंखों से उस साये को देखा। वो साया जो उनका परछाई बनकर पिछले 20 सालों से उनके साथ था। तुम। विक्रमादित्य के मुंह से खून का फव्वारा निकला। रुद्र, तुम। सामने खड़ा रुद्र, जिसके हाथ में वो खंजर था जो विक्रमादित्य ने ही उसे उपहार में दिया था, मुस्कुराया। एक ऐसी मुस्कान जिसमें 20 साल का प्यार नहीं बल्कि 20 जन्मों की नफरत छिपी थी। रुद्र ने झुककर विक्रमादित्य के कान में जो कहा, उसने उस मरते हुए राजा की रूह को भी कंपा दिया। उसने कहा, मित्रता बराबरी वालों में होती है विक्रम, और तुम हमेशा मुझसे आगे थे। तुम्हारी मौत ही मेरी बराबरी है। खंजर दोबारा उठा, बिजली कड़की। और इससे पहले कि हम देखें कि उस रात क्या हुआ, हमें समय के पहिए को पीछे घुमाना होगा। हमें वहां जाना होगा जहां इस जहर का बीज बोया गया था, उस गुरुकुल में जहां आचार्य चाणक्य की चेतावनी को अनसुना कर दिया गया था। कहानी शुरू होती है अवंतिका साम्राज्य के प्रतिष्ठित गुरुकुल से। 2 बालक थे, एक महाराज का पुत्र विक्रम, तेजस्वी, वीर और निडर, और दूसरा एक साधारण मंत्री का पुत्र रुद्र, बुद्धिमान, चतुर और शांत। पूरी दुनिया कहती थी कि विक्रम और रुद्र 2 शरीर एक जान है। विक्रम अगर आग था तो रुद्र पानी, विक्रम अगर तलवार था तो रुद्र उसकी ढाल। वे साथ खाते, साथ सोते और साथ ही शस्त्र विद्या सीखते। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने नियति का खेल बदल दिया। गुरुकुल में एक अतिथि आए। वे कोई साधारण अतिथि नहीं थे, वे थे राजनीति और कूटनीति के महाज्ञाता आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य। शिष्यों की परीक्षा चल रही थी। आचार्य चाणक्य ने सभी शिष्यों को एक पंक्ति में खड़ा किया। उनकी तीखी नजरें हर शिष्य के चेहरे को पड़ रही थीं। उनकी नजर विक्रम पर रुकी और फिर रुद्र पर। चाणक्य ने एक प्रश्न फेंका, संसार में सबसे घातक विष कौन सा है? किसी ने कहा सांप का जहर, किसी ने कहा हलाहल। विक्रम ने आगे बढ़कर कहा, आचार्य, विश्वासघात का विष सबसे घातक होता है। चाणक्य मुस्कुराए। उन्होंने रुद्र की ओर देखा और पूछा, और तुम्हारे अनुसार रुद्र? रुद्र ने अपनी पलकें झुका लीं और धीमी आवाज में कहा, अति प्रेम आचार्य, क्योंकि अति प्रेम ही मनुष्य को अंधा बनाता है और वही विश्वासघात का द्वार खोलता है। चाणक्य की आंखों में एक चमक आई। वे समझ गए थे रुद्र ने उत्तर सही दिया था, लेकिन उसकी आंखों में जो भाव था वो एक साधु का नहीं, एक व्यापारी का था। एक ऐसा व्यापारी जो भावनाओं का सौदा करना जानता है। उस रात आचार्य चाणक्य ने राजकुमार विक्रम को अपनी कुटिया में बुलाया। दिए की लौ फड़फड़ा रही थी। चाणक्य ने सीधे विक्रम की आंखों में देखा और कहा, पुत्र विक्रम, तुम भावी सम्राट हो। तुम्हारा हृदय विशाल है, लेकिन एक राजा का हृदय नहीं, उसका मस्तिष्क विशाल होना चाहिए। विक्रम ने पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं आचार्य? चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, रुद्र तुम्हारा मित्र, उससे सावधान रहना। विक्रम चौंक गया। रुद्र? वो तो मेरे लिए अपने प्राण भी दे सकता है, वो मेरा भाई है। चाणक्य ने एक सूखी लकड़ी उठाई
और उसे आग में डाल दिया। लकड़ी जलने लगी। देखो विक्रम, ये लकड़ी आग के साथ है, इसीलिए जल रही है। मित्रता का नियम है समानता। रुद्र और तुम में समानता नहीं है। तुम राजा बनोगे, वो सेवक। आज जो प्रेम है, कल वो ईर्ष्या का रूप ले लेगा। याद रखना, जिस मित्र के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता और पाने के लिए पूरा साम्राज्य होता है, वो सबसे खतरनाक होता है। मित्रता हमेशा तोल मोल कर करना, और राजकाज में मित्रता को कभी स्थान मत देना। विक्रम हंस पड़ा। उसे लगा आचार्य बूढ़े हो गए हैं, इसीलिए शंकालु हो गए हैं। उसने कहा, आचार्य, मेरा विश्वास चट्टान की तरह अटल है। चाणक्य ने गहरी सांस ली और कहा, चट्टान भी पानी की बूंदों से टूट जाती है पुत्र। जाओ, नियति को जो मंजूर होगा वही होगा, लेकिन मेरी एक बात गांठ बांध लो, जिस दिन तुम्हारा ये मित्र तुमसे तुम्हारा कोई ऐसा राज पूछे जिसका उसे कोई काम नहीं, समझ लेना तुम्हारी गर्दन पर तलवार लटक चुकी है। विक्रम ने वो चेतावनी अनसुनी कर दी, और यही उसकी पहली और सबसे बड़ी गलती थी। समय बीतता है, दृश्य परिवर्तन। साल बीते, विक्रम महाराज विक्रमादित्य बने और उनकी जिद पर रुद्र को राज्य का महामात्य प्रधानमंत्री बनाया गया। जनता खुश थी, उन्हें लगा जय वीरू की जोड़ी राज कर रही है। लेकिन महलों की दीवारों के कान होते हैं, और रुद्र के मन में एक धीमा जहर फैल रहा था। जब भी दरबार लगता, लोग जयकारा लगाते, महाराज विक्रमादित्य की जय। रुद्र सिंहासन के नीचे खड़ा होता। उसे हर जयकारे के साथ ऐसा लगता जैसे कोई उसे छोटा कह रहा हो। वो सोचता, नीतियां मेरी, बुद्धि मेरी, काम मेरा और नाम विक्रम का, सिर्फ इसलिए कि वो राजा का बेटा है। चाणक्य नीति कहती है, दुर्जनस्य च सर्पस्य वरम सर्पो न दुर्जनः। सांप और दुष्ट व्यक्ति में से सांप अच्छा है, क्योंकि सांप तो काल आने पर काटता है, लेकिन दुष्ट मित्र हर कदम पर डसता है। रुद्र अब बदल रहा था, लेकिन वो इतना चतुर था कि विक्रम को भनक भी नहीं लगी। वो विक्रम की हर बात मानता, उसकी हर हाँ में हाँ मिलाता। विक्रम को लगा कि उसका मित्र और भी निष्ठावान हो गया है। विक्रम भूल गया कि सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं। कहानी में मोड़ तब आया जब पड़ोसी शत्रु राज्य कलिंग ने अवंतिका पर गुप्तचरों का जाल बिछाया। कलिंग का राजा क्रूर था, लेकिन उसे पता था कि विक्रमादित्य को युद्ध में हराना असंभव है जब तक रुद्र उसके साथ है। तो कलिंग ने युद्ध भूमि पर नहीं, मन के मैदान में चाल चली। कलिंग के दूत ने रुद्र से गुप्त मुलाकात की। अंधेरी गुफा में दूत ने रुद्र के सामने सोने की मोहरों का पहाड़ नहीं, बल्कि एक सिंहासन का नक्शा रखा। दूत ने कहा, महामात्य रुद्र, पूरी दुनिया जानती है कि अवंतिका को आप चलाते हैं, लेकिन ताज विक्रम पहनता है। क्या आप जीवन भर परछाई बने रहना चाहते हैं? कलिंग आपको अवंतिका का सम्राट बनाएगा, बस कीमत एक है। रुद्र की आंखों में लालच की चमक नहीं, बल्कि प्रतिशोध की आग थी। उसने पूछा, क्या कीमत? दूत ने कहा, हमें अवंतिका के गुप्त सुरंगों का नक्शा चाहिए, जो सीधे शयन कक्ष तक जाती हों। एक सच्चा मित्र उसका सिर काट देता, लेकिन रुद्र चुप रहा। चाणक्य ने कहा था, परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम। जो पीठ पीछे काम बिगाड़े और सामने मीठा बोले, उसे उस घड़े के समान त्याग देना चाहिए जिसके मुंह पर दूध और अंदर जहर हो। रुद्र ने वो नक्शा नहीं दिया, वो उससे भी बड़ा खिलाड़ी था। उसने कहा, नक्शा देने से तुम जीत जाओगे, लेकिन मैं राजा नहीं बन पाऊंगा। विक्रम को मारना होगा, और उसे कोई और नहीं, मैं मारूंगा, लेकिन ऐसे कि दुनिया मुझे हत्यारा नहीं बल्कि उद्धारक माने। रुद्र ने एक षड्यंत्र रचा, एक ऐसा जाल जिसे मित्रता का चक्रव्यूह कहा जा सकता है। महाराज विक्रम को शिकार का शौक था। रुद्र ने प्रस्ताव रखा, मित्र, बहुत समय से हम वन विहार पर नहीं गए, पुरानी यादें ताजा करते हैं, बिना सैनिकों के, सिर्फ तुम और मैं, जैसे गुरुकुल के दिनों में जाते थे। विक्रम भावुक हो गया। राजा के अंदर का मित्र जाग उठा। उसने सुरक्षा मंत्रियों की सलाह ठुकरा दी। रुद्र मेरा अंगरक्षक है, मुझे सेना की क्या आवश्यकता? विक्रम ने गर्व से कहा। वे दोनों घने जंगलों में निकल गए। मौसम बदलने लगा, आसमान काला पड़ गया, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वे एक पुरानी गुफा में रुके। आग जलाई गई। विक्रम ने गीले कपड़े निचोड़ते हुए कहा, रुद्र, याद है आचार्य चाणक्य ने कहा था कि तुम मेरे लिए खतरा हो? विक्रम जोर से हंसा।
आज अगर आचार्य देख लेते कि हम इस तूफान में कैसे एक दूसरे का सहारा बने हैं, तो उन्हें अपनी नीति बदलनी पड़ती। रुद्र भी हंसा, लेकिन उसकी हंसी में खंजर की धार थी। रुद्र ने अपनी कमर से एक मदिरा का पात्र निकाला। इस बात पर एक जाम हो जाए मित्र, ये विशेष मदिरा है जो थकावट मिटा देगी। विक्रम ने बिना संकोच के प्याला मुंह से लगा लिया। उसे क्या पता था कि उस मदिरा में वो औषधि थी जो शरीर को नहीं बल्कि इंद्रियों को सुन्न कर देती है। धीरे धीरे विक्रम को चक्कर आने लगे, उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी। रुद्र, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। विक्रम लड़खड़ाया। रुद्र अपनी जगह से उठा। अब उसके चेहरे पर वो विनम्रता नहीं थी। उसकी आंखों में वो 20 साल का छिपा हुआ राक्षस जाग चुका था। अजीब लग रहा है विक्रम, लगना भी चाहिए, क्योंकि अब तुम विश्वास के नशे से बाहर आ रहे हो और हकीकत की दुनिया में कदम रख रहे हो। विक्रम जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर लकवाग्रस्त हो रहा था, लेकिन दिमाग जागृत था। वो हिल नहीं सकता था, लेकिन सब सुन और देख सकता था। रुद्र उसके पास घुटनों के बल बैठा। उसने विक्रम के बालों को सहलाया, बिल्कुल वैसे जैसे एक बड़ा भाई करता है। तुम्हें पता है विक्रम, मेरी सबसे बड़ी समस्या क्या थी? तुम्हारी अच्छाई। तुम इतने अच्छे थे कि मुझे तुमसे नफरत करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ी। लेकिन सत्ता एक ऐसी डायन है जो दोस्ती की बलि मांगती है। रुद्र ने वो खंजर निकाला, वही खंजर जो कहानी की शुरुआत में हमने देखा था। आचार्य चाणक्य ने उस दिन सही कहा था, लेकिन तुम मूर्ख थे जो समझ नहीं पाए। आज मैं तुम्हें मारूंगा और वापस जाकर कहूंगा कि कलिंग के गुप्तचरों ने हमला किया। मैं तुम्हारी लाश पर रोऊंगा, कसम खाऊंगा बदला लेने की। और जनता मुझे सहानुभूति में सिंहासन सौंप देगी। विक्रम की आंखों से एक आंसू लुढ़का। दर्द मौत का नहीं था, दर्द इस बात का था कि उसका भ्रम टूट गया था। रुद्र ने खंजर उठाया और वार किया। खचाक! बिजली कड़की, खून की धार फूटी। विक्रम को लगा कि अंत आ गया। वो लुढ़कता हुआ गुफा के किनारे की ओर बढ़ा और नीचे खाई में गिर गया, गहरी अंधेरी खाई में। रुद्र ऊपर खड़ा हंस रहा था। उसने नीचे अंधेरे में देखा और चिल्लाया, जाओ मित्र, नरक में जाकर अपनी मित्रता निभाना। रुद्र वापस लौट गया, एक नई कहानी के साथ, एक नए राजा के रूप में। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। चाणक्य नीति कहती है, जब तक शत्रु का मूल नष्ट ना हो जाए, वो राख के नीचे दबी आग की तरह होता है। दृश्य खाई के नीचे। खाई के नीचे एक नदी बह रही थी। विक्रम का शरीर पत्थरों से टकराता हुआ नदी में जा गिरा। ठंडा पानी, बहता खून। उसे मर जाना चाहिए था, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। नदी के बहाव ने उसे मीलों दूर एक किनारे पर फेंक दिया। भोर का समय था, सूरज की पहली किरण। गिद्ध मंडरा रहे थे। तभी वहां एक लाठी की आवाज आई। ठक ठक ठक। एक बूढ़ा सन्यासी, जिसके चेहरे पर तेज था और सिर पर शिखा, नदी किनारे जल लेने आया था। उसने उस अधमरे शरीर को देखा। सन्यासी ने नब्ज टटोली। सांसें बाकी हैं और प्रतिशोध भी। सन्यासी ने बुदबुदाया। उन्होंने अपनी पोटली से कुछ जड़ी बूटियां निकाली और विक्रम के घावों पर लगाईं। कई दिनों तक विक्रम बेहोश रहा। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को एक साधारण कुटिया में पाया। सामने दीवार पर एक चित्र था, जिसमें एक ब्राह्मण अपनी शिखा खोलकर प्रतिशोध की प्रतिज्ञा ले रहा था। विक्रम कराते हुए उठा। मैं कहाँ हूं? तभी पीछे से आवाज आई, तुम वहां हो जहां तुम्हें सालों पहले होना चाहिए था। विक्रम मुड़ा। सामने वही बूढ़ा सन्यासी खड़ा था। ध्यान से देखने पर विक्रम की रूह कांप गई। दाढ़ी सफेद हो गई थी, चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन वो आंखें, वो भेदने वाली आंखें वही थीं। आचार्य चाणक्य? विक्रम के कंठ से मुश्किल से आवाज निकली। आचार्य या उनके शिष्य, यह अभी रहस्य था, ने एक कड़वा काढ़ा विक्रम की ओर बढ़ाया। पी लो, ये शरीर का जहर निकाल देगा। लेकिन मन में जो जहर रुद्र ने खोला है,
उसे निकालने के लिए तुम्हें और कड़वे घूंट पीने होंगे। विक्रम फूट फूट कर रोने लगा। आचार्य, आप सही थे, मैंने सब खो दिया। मेरा राज्य, मेरा मित्र, मेरा परिवार सब खत्म हो गया। आचार्य ने कठोरता से कहा, चुप रहो, आंसू कमजोरों का हथियार है। तुमने मित्रता दिल से की थी, अब शत्रुता दिमाग से करनी होगी। रुद्र ने तुम्हें मारा नहीं है, उसने तुम्हें मुक्त किया है। उसने तुम्हें राजा की बेड़ियों से मुक्त किया है ताकि तुम एक योद्धा बन सको। विक्रम ने अपनी मुट्ठी भींची, उसके नाखूनों से खून रिसने लगा। मैं उसे मार डालूंगा आचार्य, मैं उसका सिर काट लाऊंगा। आचार्य हंसे, एक भयानक हंसे। नहीं पुत्र, मारना बहुत आसान है, मौत तो क्षण भर का दर्द है। हमें उसे वो दर्द देना है जो वो हर पल जिए। हमें उससे वो छीनना है जिसके लिए उसने तुम्हें धोखा दिया, सत्ता। हम उसे राजा रहने देंगे, लेकिन उसकी नींद छीन लेंगे। हम उसे तड़पाएंगे, चाणक्य नीति के एक एक अध्याय का प्रयोग करके। आचार्य ने कुटिया का दरवाजा खोला। बाहर पूरा जंगल दिख रहा था। विक्रम, आज से तुम्हारा पुराना नाम, पुरानी पहचान, पुरानी दया सब मृत है। आज से तुम मेरे शिष्य हो और ये हमारे धर्म युद्ध का आरंभ है। क्या तुम तैयार हो? विक्रम की आंखों में अब आंसू नहीं थे, वहां एक ठंडी आग थी। उसने आचार्य के चरण स्पर्श किए। मैं तैयार हूं आचार्य, मुझे मार्ग दिखाइए। आचार्य ने कहा, तो सुनो पहला पाठ। शत्रु जब शक्तिशाली हो तो छिप जाओ, उसे ये भ्रम रहने दो कि तुम मर चुके हो, क्योंकि मरे हुए लोग जब वापस आते हैं तो वे भूत बनकर नहीं, काल बनकर आते हैं। कहानी अभी शुरू हुई है। रुद्र अब अवंतिका का सम्राट है। विक्रम अब एक अज्ञात वनवासी है और बीच में खड़ी है चाणक्य नीति। कैसे एक अकेला, निहत्था और मरा हुआ घोषित राजा दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को घुटनों पर लाएगा। कैसे वो अपने ही मित्र के बिछाए जाल को उसी का फंदा बनाएगा। अगले भाग में आप देखेंगे शत्रु का विनाश, साम दाम दंड भेद। विक्रम अब वो राजकुमार नहीं रहा जिसे मखमल के बिस्तरों पर सोने की आदत थी। पिछले 6 महीनों में उस बूढ़े सन्यासी जो स्वयं आचार्य चाणक्य की विचारधारा के वाहक थे ने उसे तप कर सोना बना दिया था। विक्रम का शरीर अब पत्थरों जैसा सख्त था, दाढ़ी बढ़ चुकी थी और आंखों में एक ऐसा सन्नाटा था जो तूफान आने से पहले होता है। एक रात आचार्य ने जलते हुए कोयले पर नंगे पैर चलते हुए विक्रम को रोका और कहा, पुत्र, अब समय आ गया है। तुम्हारी तलवार की धार तेज है, लेकिन अब तुम्हें अपनी बुद्धि की धार चलानी होगी। चाणक्य नीति कहती है, शत्रु को तब तक मत छेड़ो जब तक तुम उसकी कमजोर नस ना पकड़ लो, और रुद्र की कमजोर नस उसकी ताकत नहीं, उसका डर है। विक्रम ने पूछा, डर? रुद्र तो अब सम्राट है, उसके पास सेना है, धन है, वो किससे डरता है? आचार्य मुस्कुराए। हर गद्दार डरता है विक्रम। उसे हर पल लगता है कि जिस तरह उसने धोखा दिया, कोई उसे भी धोखा देगा। तुम्हें उसके इसी वहम को हकीकत में बदलना है। तुम्हें अवंतिका वापस जाना होगा, लेकिन विक्रम बनकर नहीं। तो फिर किस रूप में? विक्रम ने पूछा। आचार्य ने एक भस्म से भरी पोटली उसकी ओर फेंकी। एक अघोरी बनकर, एक ऐसा तांत्रिक जो भूत और भविष्य दोनों देख सकता है। लोग राजा से डरते हैं, लेकिन राजा दैवीय शक्तियों से डरता है। जाओ और अवंतिका की हवाओं में ये अफवाह फैला दो कि विक्रम का भूत वापस आ गया है। दृश्य परिवर्तन। अवंतिका का मुख्य द्वार। अवंतिका अब बदल चुकी थी। जहां कभी खुशहाली के गीत गूंजते थे, अब वहां पहरेदारों के बूटों की आवाज थी। रुद्र ने सत्ता संभालते ही कर बढ़ा दिए थे। हर जगह उसके जासूस फैले थे। कोई भी अगर विक्रम का नाम लेता तो उसे राजद्रोह के आरोप में कैद कर लिया जाता। बाजार के बीचों बीच एक अजीबोगरीब आकृति ने प्रवेश किया। नंगे बदन पर भस्म, गले में रुद्राक्ष और हड्डियों की माला, हाथ में एक चिमटा और आंखें लाल अंगारे जैसी। ये विक्रम था, लेकिन उसे पहचानना उसकी अपनी मां के लिए भी संभव नहीं था। उसने अपना नाम रखा काल भैरव। उसने शहर के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे अपना डेरा जमाया। शुरुआत में लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन चाणक्य नीति कहती है, जनता को चमत्कार चाहिए। विक्रम ने अपनी बरसों की विद्या और रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री के ज्ञान का उपयोग किया। जब एक सैनिक उसे हटाने आया तो विक्रम ने अपनी झोली से कुछ पाउडर
आग में फेंका। धूम, हरे रंग की लपटें उठीं और हवा में अजीब सी गंध फैल गई। सैनिक डर कर पीछे हट गया। भीड़ जमा हो गई। विक्रम ने अपनी भारी आवाज में कहा, मूर्खों, तुम सोचते हो तुम्हारा पाप छिप गया है। अमावस की रात आ रही है और उस रात सिंहासन पर बैठा वो गद्दार खून के आंसू रोएगा। भीड़ में सन्नाटा छा गया। ये सीधे राजा के लिए चेतावनी थी। बात जंगल की आग की तरह फैली। सैनिकों ने जाकर रुद्र को बताया कि शहर में एक ऐसा बाबा आया है जो राजा के विनाश की बात करता है। रुद्र, जो अब मदिरा और अहंकार में डूबा रहता था, यह सुनकर क्रोधित हो गया। उसने आदेश दिया, उस ढोंगे को पकड़कर दरबार में लाओ, मैं देखूं तो सही कि किसकी मौत आई है। दरबार का दृश्य, तनावपूर्ण माहौल। अगले दिन दरबार सजा हुआ था। रुद्र सोने के सिंहासन पर बैठा था, लेकिन उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। उसे रात भर नींद नहीं आती थी। उसे हर परछाई में विक्रम दिखता था। सैनिकों ने जंजीरों ने जकड़े हुए काल भैरव विक्रम को दरबार में पेश किया। रुद्र ने हंसते हुए कहा, तो तुम हो वो पाखंडी जो मेरी मौत की भविष्यवाणी करता है। जानते हो मैं कौन हूं? मैं अवंतिका का सम्राट रुद्र हूं। विक्रम ने सिर उठाया। उसकी आंखों में वो तेज था कि रुद्र एक पल के लिए सहम गया। विक्रम हंसा, एक भयानक गूंजती हुई हंसी। सम्राट? विक्रम ने व्यंग किया, तुम सम्राट नहीं, तुम तो बस एक चौकीदार हो रुद्र। असली राजा तो अभी भी अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। दरबार में खलबली मच गई। रुद्र का चेहरा लाल हो गया। वो अपनी तलवार निकालकर विक्रम की ओर बढ़ा। जुबान संभाल कर बात कर भिखारी, वरना अभी तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। विक्रम अपनी जगह से नहीं हिला। उसने सीधे रुद्र की आंखों में देखा और वो वाक्य बोला जो केवल विक्रम और रुद्र जानते थे। उसने कहा, गर्दन तो उस दिन ही कट गई थी मित्र, जब तूफान में मदिरा पिलाई गई थी। रुद्र के कदम रुक गए। उसके हाथ से तलवार लगभग छूट गई। ये बात सिर्फ दो लोग जानते थे, एक रुद्र और दूसरा विक्रम, जो मर चुका था। तुम कौन हो? रुद्र का गला सूख गया। विक्रम काल भैरव के रूप में ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, मैं वो हूं जो राख से जन्मा है। मैं विक्रम की आत्मा की शांति के लिए आया हूं। रुद्र, विक्रम का भूत महलों में भटक रहा है। वो मुक्ति मांग रहा है, या फिर तुम्हारा रक्त। रुद्र अंदर से कांप गया, लेकिन उसने दरबार के सामने अपना डर नहीं दिखाया। चाणक्य नीति कहती है, शत्रु को संशय यानी कंफ्यूजन में डाल दो, वो आधा युद्ध वहीं हार जाएगा। रुद्र ने अपने मंत्रियों की ओर देखा। उसे लगा कि शायद विक्रम ने मरने से पहले किसी को यह बात बताई होगी, या शायद ये बाबा सच में कोई तांत्रिक है। रुद्र ने आदेश दिया, इस बाबा को काल कोठरी में डाल दो, इसे मारना मत, मैं इससे अकेले में बात करूंगा। यही तो विक्रम चाहता था। वो महल के अंदर पहुंचना चाहता था। दृश्य, काल कोठरी, रात का समय। रात के तीसरे पहर काल कोठरी का दरवाजा खुला। रुद्र अकेला आया था। उसके हाथ में मशाल थी। विक्रम ध्यान मुद्रा में बैठा था। रुद्र ने कांपती आवाज में पूछा, सच बताओ, तुम्हें उस रात के बारे में कैसे पता? विक्रम ने आंखें नहीं खोली। आत्माएं सब बताती हैं राजन। विक्रम की आत्मा मेरे पास आती है। वो बहुत तड़प रही है। वो कह रही है कि उसका सबसे प्रिय मित्र उसे मारने नहीं बल्कि उसे बचाने आया था, लेकिन नियति ने खेल खेल दिया। रुद्र ये सुनकर हैरान रह गया। विक्रम उसके मनोविज्ञान साइकोलॉजी से खेल रहा था। वो रुद्र के अपराध बोध गिल्ट को कम कर रहा था ताकि रुद्र उस पर भरोसा करने लगे। क्या विक्रम की आत्मा मुझे क्षमा कर देगी? रुद्र ने उम्मीद से पूछा। विक्रम ने आंखें खोली। क्षमा? हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक महायज्ञ करना होगा और उस यज्ञ की सामग्री मैं तय करूंगा। अगर तुम ये नहीं करोगे तो अगली पूर्णमासी को कलिंग का राजा अवंतिका पर हमला करेगा और तुम्हारा सिर काट ले जाएगा। रुद्र पसीने से तरबतर हो गया। कलिंग? उसे कैसे पता कि कलिंग के साथ मेरे संबंध खराब हो रहे हैं? दरअसल विक्रम ने जंगल में रहते हुए गुप्तचरों से यह खबर पता कर ली थी कि कलिंग अब रुद्र को ब्लैकमेल कर रहा है। रुद्र पूरी तरह विक्रम के जाल में फंस गया। उसने कहा, बताओ बाबा, मुझे क्या करना होगा? मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। विक्रम ने कहा, मुझे 3 चीजें चाहिए। पहली, महल के पुराने नक्शे, ताकि मैं नकारात्मक ऊर्जा के द्वार बंद कर सकूं। दूसरी, तुम्हारी सेनापति से अलग एक निजी मुलाकात, ताकि मैं उसकी वफादारी परख सकूं। और तीसरी, अमावस्या की रात को तुम्हें अकेले, बिना किसी हथियार के, शमशान आना होगा। रुद्र इतना डरा हुआ था कि उसने बिना सोचे हां कर दी।
अगले कुछ दिनों में विक्रम को बाबा के वेश में महल में घूमने की आजादी मिल गई। उसने नक्शों का अध्ययन किया और पाया कि महल के नीचे एक गुप्त सुरंग है जो सीधे शस्त्रागार आमरी तक जाती है। उसने सेनापति प्रताप से मुलाकात की। प्रताप एक वफादार सैनिक था जो रुद्र के शासन से खुश नहीं था, लेकिन राज्य भक्ति के कारण चुप था। विक्रम ने प्रताप को अपनी असलियत नहीं बताई, लेकिन बातों ही बातों में उसे ये एहसास दिला दिया कि रुद्र देश को कलिंग के हाथों बेचने वाला है। चाणक्य नीति, भेद, शत्रु के खेमे में फूट डाल दो। लेकिन कहानी में असली मोड़, ट्विस्ट अब आया। एक रात जब विक्रम महल के गुप्त रास्ते की जांच कर रहा था, उसने एक कमरे से किसी महिला के रोने की आवाज सुनी। वो आवाज जानी पहचानी थी। विक्रम ने झांक कर देखा। वो कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी सुनैना थी, विक्रम की मंगेतर और पड़ोसी राज्य की राजकुमारी। विक्रम को लगा था कि उसकी मौत के बाद सुनैना अपने राज्य लौट गई होगी, लेकिन उस नीच रुद्र ने उसे कैद कर रखा था। रुद्र सुनैना पर दबाव बना रहा था। मुझसे विवाह कर लो सुनैना, विक्रम मर चुका है। अगर तुम मेरी रानी बनोगी तो तुम्हारे पिता का राज्य सुरक्षित रहेगा, वरना मैं अवंतिका और तुम्हारे राज्य दोनों को आग लगा दूंगा। सुनैना रो रही थी। मैं मर जाऊंगी, लेकिन अपने प्रेमी के हत्यारे से विवाह नहीं करूंगी। ये देखकर विक्रम का खून खौल उठा। उसका संयम टूटने लगा। वो चाहता था कि अभी अंदर जाए और रुद्र का गला घोंट दे, लेकिन आचार्य चाणक्य के शब्द उसके कानों में गूंजे। क्रोध वो आंधी है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देती है। अगर वो आज भावनात्मक होकर हमला करता तो पकड़ा जाता और सुनैना भी मारी जाती। उसे अपनी योजना पर टिके रहना था। उसने कसम खाई, रुद्र, अब तेरी मौत साधारण नहीं होगी, अब तू तड़प तड़प कर मरेगा। क्लाइमैक्स की ओर, अमावस्या की रात। योजना के अनुसार अमावस्या की रात आई। रुद्र डर के मारे कांपता हुआ बिना अंगरक्षकों के शमशान घाट पहुंचा। वहां काल भैरव यानी विक्रम आग के सामने बैठा मंत्र पढ़ रहा था। हवाएं तेज थीं, माहौल डरावना था। मैं आ गया बाबा, रुद्र ने कहा। अब बताओ विक्रम की आत्मा को कैसे शांत करना है। विक्रम खड़ा हुआ। वो धीरे धीरे रुद्र की ओर बढ़ा। विक्रम की आत्मा तभी शांत होगी रुद्र, जब वो अपने हत्यारे को अपनी आंखों से देखेगी। इससे पहले कि रुद्र कुछ समझ पाता, विक्रम ने पास रखे पानी के घड़े से अपना चेहरा धोया। भस्म और रंग धुल गया। बिजली कड़की। रोशनी में रुद्र ने वो चेहरा देखा, वो चेहरा जिसे उसने 6 महीने पहले खाई में धक्का दिया था। रुद्र की आंखें फटी की फटी रह गईं। विक्रम, तुम जिंदा हो? वो पीछे हटने लगा, लेकिन ठोकर खाकर गिर पड़ा। ये असंभव है, मैंने तुम्हें मरते हुए देखा था। विक्रम ने अपनी तलवार उठाई जो उसने पास ही झाड़ियों में छिपाई थी। असंभव शब्द कायरों की शब्दावली में होता है रुद्र। आज यहां ना कोई सेना है, ना कोई मंत्री। आज यहां सिर्फ तुम हो, मैं हूं और हमारा न्याय है। रुद्र चिल्लाया, सैनिकों बचाओ! लेकिन कोई नहीं आया, क्योंकि विक्रम ने पहले ही सेनापति प्रताप को एक गुमनाम पत्र के जरिए ये बता दिया था कि रुद्र आज रात देश के दुश्मनों से मिलने शमशान जा रहा है। इसलिए प्रताप ने अपनी सेना को दूर जंगल में तैनात किया था, ये देखने के लिए कि राजा क्या करता है। प्रताप को लगा रुद्र गद्दारी कर रहा है, इसलिए कोई मदद को नहीं आया। रुद्र समझ गया कि वो फंस चुका है। उसने अपनी कमर से खंजर निकाला, वही खंजर जिससे उसने विक्रम को मारा था। अगर तुम जिंदा हो तो आज मैं तुम्हें दोबारा मारूंगा। रुद्र झपटा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। कीचड़, आग और खून। लेकिन इस बार विक्रम वो भोला मित्र नहीं था। इस बार वो चाणक्य का शिष्य था। रुद्र के हर वार का जवाब उसके पास था। विक्रम ने रुद्र के हाथ पर वार किया, खंजर गिर गया। फिर उसने रुद्र की टांग पर वार किया, रुद्र घुटनों पर आ गया। विक्रम ने तलवार रुद्र की गर्दन पर रख दी। रुद्र गिड़गिड़ाया, विक्रम मित्र, मुझे माफ कर दो, मुझे सत्ता का लालच खा गया था। हम भाई हैं विक्रम, क्या तुम अपने भाई को मारोगे? विक्रम रुका। उसकी आंखों में आंसू आ गए। पुराने दिन याद आ गए। रुद्र ने देखा कि विक्रम पिघल रहा है। उसने धीरे से अपने बूट में छिपा विषैला चाकू निकालने की कोशिश की। चाणक्य नीति कहती है, दुष्ट व्यक्ति सुधर नहीं सकता, जैसे नीम मीठा नहीं हो सकता, चाहे उसे घी और शक्कर में डुबो दो। लेकिन विक्रम ने आचार्य का ये पाठ रट लिया था। जैसे ही रुद्र ने हाथ हिलाया,
विक्रम की तलवार घूमी। खचाक! रुद्र का हाथ कटकर दूर जा गिरा। रुद्र दर्द से चीख पड़ा। विक्रम ने ठंडी आवाज में कहा, मैं तुम्हें मारने ही वाला था मित्र, लेकिन मुझे याद आया कि मौत तो बहुत आसान सजा है। तुम्हें तो जीवित रहना होगा, ये देखने के लिए कि कैसे मैं तुम्हारा बनाया हुआ ये झूठ का साम्राज्य तोड़ता हूं। तभी वहां मशालों की रोशनी दिखाई दी। सेनापति प्रताप अपनी टुकड़ी के साथ वहां आ पहुंचा। उसने देखा कि उनका राजा रुद्र जमीन पर पड़ा है और एक अघोरी उस पर तलवार ताने खड़ा है। प्रताप चिल्लाया, बाबा, राजा को छोड़ दो वरना हम तीर चला देंगे। विक्रम ने मुस्कुराते हुए रुद्र को लात मारकर प्रताप की ओर धकेल दिया और इससे पहले कि सैनिक उसे पकड़ पाते, विक्रम ने एक धुआं बम, स्मोक बॉम्ब जमीन पर पटका। चारों तरफ धुआं फैल गया। जब धुआं छटा तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक पत्र जमीन पर पड़ा था जिस पर लिखा था, राजा अभी मरा नहीं है लेकिन उसका पाप नंगा हो चुका है। असली खेल अब शुरू होगा। विक्रम। सेनापति प्रताप ने रुद्र को उठाया। रुद्र दर्द से कराह रहा था। उस अघोरी को पकड़ो, वो जासूस है। लेकिन प्रताप की नजर रुद्र के कटे हुए हाथ के पास गिरे उस विषैले चाकू पर पड़ी जिस पर कलिंग राज्य का निशान था। प्रताप के मन में संदेह का बीज जो विक्रम ने बोया था अब पौधा बन चुका था। उसे लगा रुद्र सच में कलिंग का एजेंट है। विक्रम वहां से भाग निकला और सीधे महल की गुप्त सुरंग की ओर बढ़ा। उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ था। उसे राजकुमारी सुनैना को मुक्त कराना था। लेकिन जैसे ही वो सुरंग के रास्ते राजकुमारी के कक्ष में पहुंचा, वो सन्न रह गया। कमरा खाली था। वहां केवल एक पुराना खून से सना हुआ कपड़ा रखा था और दीवार पर कोयले से लिखा था, विक्रम, मैं जानती थी तुम आओगे, लेकिन तुम देर कर चुके हो। अगर सुनैना को जिंदा देखना चाहते हो तो कलिंग के पाताल लोक में आओ। वहां तुम्हारा असली शत्रु तुम्हारा इंतजार कर रहा है। विक्रम का दिल बैठ गया। ये चाल रुद्र की नहीं हो सकती थी। रुद्र तो अभी शमशान में था। तो फिर कौन है जो विक्रम के हर कदम को पहले से जानता है? क्या आचार्य चाणक्य के आश्रम में भी कोई गद्दार था, या रुद्र के पीछे कोई और बड़ी शक्ति है, एक ऐसा मास्टरमाइंड जो विक्रम और रुद्र दोनों को कठपुतली की तरह नचा रहा है? विक्रम ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा। खेल अब अवंतिका से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय साजिश बन चुका था। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब युद्ध केवल एक मित्र से नहीं बल्कि एक अज्ञात महाशक्ति से है। चाणक्य नीति का एक बहुत ही गुप्त अध्याय है, कंटके नैव कंटकम। इसका अर्थ है कांटा निकालने के लिए कांटे का ही प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन जब कांटा विषैला हो और शरीर के सबसे नाजुक हिस्से में फंसा हो तो उसे निकालने के लिए शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी करनी पड़ती है और उसमें खून बहना तय है। विक्रम अब अवंतिका की सीमा पार कर चुका था। उसके सामने था कलिंग, वो राज्य जो अपनी क्रूरता और काले जादू के लिए कुख्यात था। लेकिन विक्रम को जिस जगह जाना था वो कलिंग का राजमहल नहीं था, वो था पाताल लोक। पाताल लोक कोई पौराणिक कथा नहीं थी। ये कलिंग के घने जंगलों के बीच जमीन के नीचे बनी एक ऐसी जेल थी जहां सूरज की किरणें कभी नहीं पहुंचती थीं। कहा जाता था कि वहां जाने वाले कभी लौटते नहीं, सिर्फ उनकी चीखें हवाओं में गूंजती हैं। विक्रम के पास अब कोई सेना नहीं थी, कोई हथियार नहीं था सिवाय उस ज्ञान के जो उसने आचार्य से प्राप्त किया था। उसने अपना भेष बदला। अब वो न राजकुमार था न अघोरी बाबा। उसने एक वैद्य डॉक्टर का रूप लिया जो विषैले जीवों का व्यापार करता है, क्योंकि उसे पता था कि पाताल लोक के रक्षकों को सांपों और बिच्छुओं के जहर की जरूरत पड़ती है अपने कैदियों को तड़पाने के लिए। दृश्य पाताल लोक का द्वार। जंगल के बीच एक वीरान खंडहर था। विक्रम वहां पहुंचा। द्वारपालों ने उसे रोका। भाले उसकी छाती पर अड़ा दिए गए। कौन है तू और यहां अपनी मौत ढूंढने क्यों आया है? एक द्वारपाल ने गुर्राते हुए पूछा। विक्रम के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसने अपनी थैली से एक छोटा सा डिब्बा निकाला और खोल दिया। उसमें से एक नीला बिच्छू निकला। विक्रम ने शांत स्वर में कहा, मैं मौत ढूंढने नहीं, मौत बेचने आया हूं। सुना है तुम्हारे मालिक को ऐसे जहर की तलाश है जो इंसान को मारे नहीं, बस उसे सोने न दे। मेरे पास वो जहर है। द्वारपालों ने एक दूसरे को देखा। पाताल लोक के मालिक को वास्तव में ऐसे ही जहर की तलाश थी। लालच ने उनकी सतर्कता को हरा दिया। वे विक्रम को अंदर ले गए। सीढ़ियां नीचे जा रही थीं। हवा में सड़न और नमी की बदबू थी। जैसे जैसे विक्रम नीचे उतर रहा था,
उसे लगा कि वो किसी जानवर के पेट में जा रहा है। अंदर का दृश्य रोंगटे खड़े करने वाला था। पिंजरों में लोग जानवरों की तरह कैद थे, लेकिन विक्रम की नजरें केवल एक चेहरे को ढूंढ रही थीं, सुनैना। उसे एक विशेष कक्ष में ले जाया गया। वहां अंधेरे में एक सिंहासन नुमा कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा था। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, केवल उसकी उंगलियां दिख रही थीं, जो एक शतरंज की बिसात पर खेल रही थीं। विक्रम ने कहा, मैं वैदराज हूं, जहर लाया हूं। कुर्सी पर बैठे व्यक्ति ने अपनी गर्दन घुमाई नहीं, बस वहीं से कहा, स्वागत है विक्रम। विक्रम का खून जम गया। उसने तो अपना नाम बताया ही नहीं था। उसका भेष इतना पक्का था कि खुद उसकी परछाई उसे ना पहचान पाए। फिर इस व्यक्ति ने उसे कैसे पहचाना? कुर्सी घूमी। सामने जो व्यक्ति बैठा था उसे देखकर विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कोई राजा नहीं था, वो कोई राक्षस भी नहीं था, वो एक ब्राह्मण था। उसके माथे पर त्रिपुंड था, आंखों में अंगारे थे और चेहरे पर एक ऐसी कुटिल मुस्कान थी जो आचार्य चाणक्य की गंभीरता का ठीक उल्टा थी। हैरान हो? उस व्यक्ति ने भारी आवाज में कहा, तुम्हें लगा कि चाणक्य ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो कूटनीति जानता है। मैं आचार्य महामात्य हूं, कलिंग का मस्तिष्क, और मैं पिछले 20 वर्षों से उस दिन का इंतजार कर रहा था जब चाणक्य का कोई शिष्य मेरे जाल में फंसेगा। विक्रम समझ गया, ये लड़ाई दो राजाओं की नहीं, दो विचारधाराओं की है। विक्रम ने अपना अभिनय छोड़ दिया। उसने तनकर पूछा, सुनैना कहाँ है? महामात्य हंसा, सीधे मुद्दे पर। अच्छी बात है, लेकिन पहले ये तो देख लो कि तुम्हारे स्वागत के लिए मैंने और किसे बुलाया है। महामात्य ने ताली बजाई। एक लोहे का दरवाजा खुला और वहां से 2 सैनिक एक कैदी को घसीटते हुए लाए। वो कैदी खून से लथपथ था, उसका एक हाथ कटा हुआ था और वो दर्द से कराह रहा था। वो रुद्र था। विक्रम चौंक गया। रुद्र यहां? महामात्य ने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, देखा विक्रम, नियति का खेल देखो। कल तक ये तुम्हारा मित्र था, फिर शत्रु बना, और आज ये भी मेरी दया का मोहताज है। जब तुम अवंतिका से भागे तो ये मूर्ख मेरे पास मदद मांगने आया। इसे लगा कि कलिंग इसे पनाह देगा, लेकिन चाणक्य नीति क्या कहती है? कमजोर और हारे हुए शत्रु को कभी शरण मत दो, वो बोझ बन जाता है। इसलिए मैंने इसे भी यहां कैद कर लिया। रुद्र ने अपनी सूजी हुई आंखों से विक्रम को देखा। उसकी आंखों में अब अहंकार नहीं, केवल पश्चाताप और भय था। विक्रम, मुझे बचा लो, वो फुसफुसाया। विक्रम के मन में द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ वो मित्र जिसने उसकी पीठ में खंजर घोंपा, और दूसरी तरफ उसका प्रेम। महामात्य ने एक पर्दा हटाया। कांच की एक दीवार के पीछे राजकुमारी सुनैना बंधी हुई थी। उसके नीचे एक हौद था जिसमें भूखे मगरमच्छ तैर रहे थे। महामात्य ने विक्रम के सामने एक तलवार फेंक दी। चाणक्य नीति की परीक्षा का समय आ गया है पुत्र, महामात्य ने क्रूरता से कहा। नियम सरल है, तुम्हारे पास 1 मिनट है। या तो इस तलवार से रुद्र का सर काट दो और मैं सुनैना को छोड़ दूंगा, या फिर तलवार फेंक दो और मैं सुनैना को मगरमच्छों का भोजन बना दूंगा। चुनो, एक राजा का धर्म क्या है, प्रतिशोध या प्रेम? विक्रम का हाथ कांपने लगा। उसने तलवार उठा ली। वो रुद्र की ओर बढ़ा। रुद्र गिड़गिड़ा रहा था, नहीं विक्रम, हमने साथ में बचपन बिताया है, मत करो। आचार्य चाणक्य ने क्या सिखाया है तुम्हें? हत्यारा बनोगे? सुनैना कांच के पीछे से चिल्ला रही थी। आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन वो सिर हिलाकर मना कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि विक्रम अपने हाथों को और गंदा करे। महामात्य घड़ी की ओर देख रहा था। 10 सेकंड और। 10, 9, 8। विक्रम रुद्र के ठीक ऊपर खड़ा हो गया। उसने तलवार हवा में उठाई। रुद्र ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। महामात्य के चेहरे पर विजय की मुस्कान थी। वो जानता था कि अगर विक्रम ने रुद्र को मारा तो वो जिंदगी भर आत्मग्लानि में घुटकर मर जाएगा, और अगर नहीं मारा तो सुनैना मरेगी और विक्रम टूट जाएगा। दोनों ही हाल में जीत महामात्य की होगी। 3, 2, 1। अचानक विक्रम ने तलवार पूरी ताकत से नीचे मारी, लेकिन रुद्र की गर्दन पर नहीं। उसने तलवार सीधे अपने ही पैर पर दे मारी। खचाक, खून का फव्वारा फूटा। विक्रम घुटनों के बल गिर पड़ा। महामात्य की हंसी रुक गई। वो हैरान रह गया। ये क्या मूर्खता है? विक्रम दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने हंसते हुए कहा, आचार्य चाणक्य ने सिखाया था, जब शत्रु तुम्हें 2 रास्ते दे तो हमेशा तीसरा रास्ता बनाओ। महामात्य कुछ समझ पाता, इससे पहले ही जमीन हिलने लगी। विक्रम के पैर से बहता खून साधारण खून नहीं था, याद है?
विक्रम वैद्य बनकर आया था। उसने अपने कपड़ों के अंदर अपनी जांघ पर गंधक और फास्फोरस के मिश्रण की एक थैली बांध रखी थी। जैसे ही तलवार उस पर लगी, चिंगारी उठी और उसका संपर्क उस रसायन से हुआ जो उसने फर्श पर पहले ही गिरा दिया था जब वो बिच्छू दिखा रहा था। धड़ाम, एक जोरदार धमाका हुआ। पाताल लोक की नींव हिल गई, धुआं भर गया। उस धुएं की आड़ में विक्रम ने दर्द को भूलकर एक छलांग लगाई। उसने रुद्र की जंजीरों पर तलवार मारी। जंजीर टूटी नहीं, लेकिन चटक गई। उठो रुद्र, विक्रम चिल्लाया। अगर जीना चाहता है तो आज मेरी ढाल बन। रुद्र, जो अभी भी सदमे में था, कुछ समझ नहीं आया कि विक्रम ने उसे क्यों बचाया, लेकिन जान बचाने की वृत्ति, इंस्टिंक्ट, सबसे बड़ी होती है। रुद्र ने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और एक सैनिक के सिर पर दे मारा। उधर धमाके से कांच की दीवार में दरार आ गई थी। सुनैना ने अपनी बंधी हुई रस्सियों को कांच के नुकीले टुकड़ों से रगड़ना शुरू कर दिया। महामात्य धुएं में खांस रहा था। पकड़ो इन्हें, कोई जिंदा बाहर नहीं जाना चाहिए। अब शुरू हुआ पाताल लोक में तांडव। एक लंगड़ाता हुआ विक्रम, एक हाथ कटा हुआ रुद्र और कैद सुनैना, 3 घायल शेर और सामने 100 भेड़िए। विक्रम ने रुद्र से कहा, रुद्र, उस मशाल को तेल के ड्रम पर फेंको। रुद्र ने बिना सवाल किए वही किया। आग की लपटें ऊपर उठीं, जिसने सैनिकों का रास्ता रोक दिया। विक्रम लंगड़ाते हुए कांच की दीवार तक पहुंचा। उसने अपनी तलवार के मुठिया हिल्ट से कांच पर वार किया। कांच टूट गया। सुनैना बाहर कूदी। उसने विक्रम को संभाला। तुमने खुद को चोट क्यों पहुंचाई? सुनैना रो पड़ी। क्योंकि मेरा खून ही इस नरक से निकलने की चाबी था, विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन अभी हम निकले नहीं हैं। तीनों भागते हुए एक सुरंग की ओर बढ़े। पीछे सैनिकों की फौज थी। वे एक बंद गली, डेड एंड में पहुंच गए। सामने एक गहरी खाई थी और नीचे तेज बहाव वाली भूमिगत नदी। पीछे महामात्य अपनी तलवार लेकर आ पहुंचा। उसके साथ धनुर्धारी थे। खेल खत्म विक्रम, महामात्य ने चिल्लाया। यहां से कूदोगे तो हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। आत्मसमर्पण कर दो। विक्रम, रुद्र और सुनैना खाई के किनारे खड़े थे। विक्रम ने रुद्र की ओर देखा। याद है रुद्र, बचपन में हम नदी में तैरने की शर्त लगाते थे। रुद्र की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने किए पर घिन आ रही थी। मुझे माफ कर दो विक्रम, मैं दोस्ती के लायक नहीं था। विक्रम ने रुद्र का कंधा पकड़ा। माफी का हिसाब बाद में करेंगे, अभी हमें उड़ना है। इससे पहले कि महामात्य के सैनिक तीर छोड़ते, तीनों ने एक साथ खाई में छलांग लगा दी। ठंडा पानी, अंधकार, वे बहते जा रहे थे। मीलों दूर वे एक झरने से बाहर जंगल की झील में गिरे। तीनों किनारे पर हांफते हुए लेटे थे। वे जिंदा थे। रुद्र ने आसमान की ओर देखा और जोर से रोने लगा। क्यों बचाया मुझे विक्रम? मैं तो तुम्हें मारने आया था। मैं गद्दार हूं। विक्रम ने उठने की कोशिश की। उसका पैर बुरी तरह जख्मी था। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बचाया क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, विक्रम ने गंभीरता से कहा। मैंने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि महामात्य ने चाणक्य नीति का अपमान किया था। उसने सोचा कि वो मुझे मेरी भावनाओं में फंसा लेगा। उसे नहीं पता था कि मैं अपनी भावनाओं का सौदा बहुत पहले कर चुका हूं। तभी जंगल की झाड़ियों में हलचल हुई। सुनैना चौकन्नी हो गई। उसने रुद्र की तलवार उठा ली। झाड़ियों से एक व्यक्ति बाहर निकला। वो सेनापति प्रताप नहीं था। वो आचार्य चाणक्य भी नहीं थे। वो एक नकाबपोश महिला थी। उसके पीछे अवंतिका के कुछ बागी सैनिक थे। उस महिला ने अपना नकाब हटाया। उसे देखकर रुद्र और विक्रम दोनों के होश उड़ गए। वो महारानी सुमित्रा थीं, विक्रम की मां, जिन्हें 10 साल पहले मृत घोषित कर दिया गया था। विक्रम की जुबान तालू से चिपक गई। मां, महारानी सुमित्रा के चेहरे पर ममता नहीं, एक योद्धा की कठोरता थी। उन्होंने विक्रम को देखा, फिर रुद्र को। मूर्ख लड़कों, सुमित्रा ने डांटा। तुम दोनों को लगा कि तुम लोग राजनीति खेल रहे हो। तुम तो बस मोहरे थे। असली खेल तो मैं और महामात्य पिछले 20 साल से खेल रहे हैं। विक्रम का दिमाग सन्न रह गया। उसकी मां जीवित थी और वो महामात्य को जानती थी। मां, ये सब क्या है? सुमित्रा ने एक ऐसा सच बताया जिसने विक्रम की पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। विक्रम, महामात्य कोई और नहीं, वो तुम्हारे सगे पिता का छोटा भाई है। और आचार्य चाणक्य ने तुम्हें कभी ये नहीं बताया कि अवंतिका का सिंहासन श्रापित है। जो भी उस पर बैठता है वो अपने ही रक्त का प्यासा हो जाता है। सुमित्रा ने विक्रम के पास आकर कहा।
महामात्य तुम्हें मारना नहीं चाहता था, वो तुम्हें परख रहा था। वो देखना चाहता था कि क्या तुम में वो क्रूरता है जो इस साम्राज्य को चलाने के लिए चाहिए। और आज तुमने रुद्र को बचाकर साबित कर दिया कि तुम अभी भी कमजोर हो। विक्रम पीछे हटा। कमजोर? मैंने दया दिखाई मां। दया राजा का गहना नहीं, उसकी बेड़ी है। सुमित्रा चिल्लाई, अगर तुम्हें अवंतिका वापस चाहिए तो तुम्हें महामात्य को हराना होगा। लेकिन अब तुम्हारा दुश्मन महामात्य नहीं है तो कौन है? विक्रम ने पूछा। सुमित्रा ने अपनी तलवार निकाली और विक्रम की गर्दन पर रख दी। मैं हूं, क्योंकि मैं इस श्रापित वंश को खत्म करने आई हूं। मैंने ही महामात्य को पाताल लोक का नक्शा दिया था ताकि तुम वहां मारे जाओ, लेकिन तुम बच गए। क्या? विक्रम की अपनी मां उसकी शत्रु थी? रुद्र, जो एक हाथ से अपाहिज था, बीच में कूद पड़ा। नहीं महारानी, आप ऐसा नहीं कर सकती। सुमित्रा ने रुद्र को एक ही वार में दूर फेंक दिया। विक्रम, उठा अपनी तलवार, आज फैसला होगा। एक तरफ तेरी जन्म देने वाली मां है और दूसरी तरफ तेरी चाणक्य नीति। देखूं किसका पलड़ा भारी है। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही था। विक्रम का असली दुश्मन कोई बाहरी नहीं, उसका अपना रक्त था। आचार्य चाणक्य ने शायद इसीलिए कहा था, कुले जायते शत्रु, शत्रु अक्सर कुल में ही जन्म लेता है। अब विक्रम क्या करेगा? एक तरफ मां है जिसके चरणों में स्वर्ग होता है, दूसरी तरफ धर्म और न्याय है जो कहता है कि दुष्ट का नाश करो, चाहे वो कोई भी हो। विक्रम ने आसमान की ओर देखा। आचार्य, आपने मुझे सब कुछ सिखाया, लेकिन ये नहीं सिखाया कि जब मां ही काल बन जाए तो पुत्र क्या करे। तभी जंगल में एक शंखनाद हुआ। दूर पहाड़ी की चोटी पर भगवा वस्त्रधारी एक आकृति खड़ी थी। उसके हाथ में कमंडल और चेहरे पर सूर्य का तेज था। आचार्य चाणक्य स्वयं आ पहुंचे थे। लेकिन क्या वो विक्रम को बचाने आए थे, या विक्रम को वो अंतिम पाठ पढ़ाने आए थे जो सबसे कठिन है, ममता का वध।